नमस्कार और वेलकम दोस्तों। मैं आप सभी का आदर्श स्टॉक्स के साथ इस लर्निंग सीरीज में स्वागत करता हूं। हम लोग सीख रहे थे टेक्निकल एनालिसिस, और अगर आप बिगनर हैं या फिर आप अपने ट्रेडिंग को एक सिंप्लीफाइड मैनर में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जो हम एक सीरीज ला रहे हैं जिसमें हमने पिछली वीडियोस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखा, जिसके बाद हमें आदर्श स्टॉक्स के सोशल साइट्स पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को काफ़ी बेहतरीन तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमारा ये जर्नी, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है डेमा। आपने अक्सर डेमा कह लीजिए, ईएमए कह लीजिए, आपने अक्सर टीवी पर एनालिस्ट को कहते सुना होगा कि स्टॉक आज डेमा से रेजिस्टेंस खा रहा है, सपोर्ट खा रहा है। तो व्हाट इज़ दिस डेमा? आखिर ये डेमा होता क्या है? तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है मूविंग एवरेजेज, डेमा, ईएमए क्या होते हैं, ये सब आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप वीडियोज़ को लास्ट तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और कमेंट कीजिए वीडियो पर अगर आपको अच्छा लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बस दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। एक, क्योंकि देखिए हमारा मेन टॉपिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस से कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, अपने ख्वाबों का महल, अपने अर्निंग्स का महल अगर आप बनाना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उसके पिलर्स हैं। तो मेक श्योर दैट आपके ये पिलर्स मजबूत हो। इन्हीं पिलर्स को मजबूत करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो यहाँ पे अपलोड की थी, वन वीडियो एंड मास्टर 90% ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, मेक श्योर दैट यू वॉच इट। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस के कुछ कंसेप्ट्स पहले से पता है तब भी इस वीडियो को ज़रूर देखिए, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल आसान भाषा में क्लियर हो, और अगर आपने कुछ गलत सीख रखा हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो वो भी क्लियर हो जाए। और जो दूसरी बात मैं आपके सामने कहने जा रहा हूँ, ये कि अभी हम लोग कुछ मैथमेटिकल डिस्कशन करेंगे 2 मिनट का। अगर आपको इस मैथमेटिकल डिस्कशन से कोई इंटरेस्ट नहीं तो आप सेफली आगे बढ़ सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप मूविंग एवरेज को अगर थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहते हो तो स्टिक कीजिए इसके साथ। आप मैथमेटिक्स को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको समझ ना आए तो आप आगे बढ़ जाइए, सीधे हम लोग जहाँ पे स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इसको नहीं समझना मैथ को तो सीधे आप स्किप कीजिए, फिर हम लोग वहाँ पे स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मूविंग एवरेज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मूविंग एवरेज 2 शब्दों से बना हुआ है, मूविंग एंड एवरेज। एवरेज इज ए मैथमेटिकल टर्म, एवरेज एक मैथमेटिकल टर्म है। मैथमेटिकल टर्म एवरेज मीन्स औसत। व्हाट डू मीन बाय औसत? औसत किसे कहते हैं? मान लीजिए 3 नंबर्स हैं, 3, 4, 5। अगर ये मुझे इससे कोई पूछे कि मेरा एवरेज, इसका एवरेज क्या है, तो आप क्या करोगे? इन तीनों का सम निकालोगे और डिवाइड कर दोगे कि कितने से, जितने ये नंबर्स हैं। तो 3 से आप डिवाइड कर दोगे और ये आ जाएगा 4 के पास, तो इसका एवरेज 4 है। तो एक और एवरेज, चलिए मैं आपको मैथमेटिक्स की क्लास नहीं ले रहा, लेकिन मैं आपको जल्दी से कुछ एवरेज निकाल के दिखा देता हूँ ताकि आपको कुछ फील आ जाए। मैंने यहाँ 4 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि यहाँ पे टोटल 4 नंबर थे। अगर आप इन चारों को ऐड करो तो 4 3 7, 2 9 1 10, 10 डिवाइडेड बाई 4 इट्स 2.5। तो ये होता है एवरेज। व्हाट इज मूविंग एवरेज? चलिए मैं जल्दी से आपके सामने कुछ नंबर्स लिख लेता हूँ। ये सिंपल मैथमेटिक्स के नंबर्स हैं। मैं ऐसा बस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ फील आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय मूविंग एवरेज। तो देखिए, अगर मैं अभी जब 3-3 नंबर के एवरेज लेना शुरू करूँ, तो मान लीजिए मैं 3-3 नंबर के इस तरह से एवरेज लेना शुरू करता हूँ। जब आप इस तरह से 3-3 नंबर के एवरेज लोगे तो आपका एवरेज आएगा शुरू में 3 + 2 + 1 6 डिवाइडेड बाई 3 2। फिर आपका एवरेज आएगा 2 + 3 + 4, ये 3 हो जाएगा। फिर 3 + 4 + 5 का एवरेज आप निकालना तो 4 आएगा। फिर आगे आपका एवरेज 5 आएगा, फिर 6 आएगा। तो इस तरह से ये एवरेज आएगा। तो अगर आप देखो तो इनके एवरेजेस मूव कर रहे हैं। अगर नंबर्स मूव कर रहे हैं तो एवरेज भी मूव कर रहे हैं। मूव करने का मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो नंबर्स का जब वैल्यू चेंज होता है, वी से दैट दे हैव मूव्ड। एवरेज शुरू में 2 था, फिर वो मूव करके 3 हो गया, फिर मूव करके 4 हो गया, फिर वो मूव करके 5 हो गया। तो इस तरह से एवरेज मूव करते हैं। तो उम्मीद है अब आपको एवरेज का कंसेप्ट समझ आ गया और इसको मूविंग एवरेज क्यों कहते हैं ये समझ आ गया। अब हम स्टॉक मार्केट की थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि मूविंग एवरेज स्टॉक मार्केट में क्या होता है। अब मान लीजिए किसी चीज़ की प्राइस 100, 100,
या फिर आप उसी नंबर्स को ले लीजिए जिस पे हमने डिस्कशन किया था। जैसे किसी स्टॉक का प्राइस एक दिन 1 रुपये था, अगले दिन 2 रुपये हो गया, फिर 3 रुपये हो गया, फिर 4 रुपये हो गया, फिर 5 रुपये हो गया। तो अगर पूछा जाए आपसे इसका एवरेज प्राइस क्या रहा पिछले 3 दिनों में, तो आप क्या कहोगे कि पहले 3 दिन में इसका एवरेज था 2 रुपये, फिर अगले 3 दिन में इसका एवरेज था 3 रुपये, फिर उसके अगले दिन में इसका एवरेज था 4 रुपये। तो इस तरह से स्टॉक प्राइसेस के एवरेज को जब मूव करते हैं हम लोग ओवर ए पीरियड ऑफ डे, देखिए जैसे जैसे नंबर ऑफ डे बढ़ता गया हमने एक एक वैल्यू स्किप करते गए और हम लोग आगे की ओर बढ़ते गए, तो दैट वाज मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट गेम ऑफ साइकोलॉजी, ये पूरी तरह से साइकोलॉजी का गेम है। अब देखिए किसी को प्राइस सस्ता लगता है, किसी को महंगा लगता है, जिसको महंगा लगता है वो बेचता है, जिसको सस्ता लगता है वो खरीदता है। तो दिस इज़ द गेम ऑफ साइकोलॉजी। तो देखिए अगर हमें एवरेज पता है, अगर हमें मान लीजिए हमें पता है कि इस स्टॉक की एवरेज प्राइस 4 है और अभी अगर स्टॉक सीधे 4 रुपये के आसपास हो तो किसी को ये महंगा लग सकता है तो वो बेचेगा, देन इट विल एक्ट एज ए रेसिस्टेंस। लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को ये सस्ता लगेगा, देन इट विल एज ए सपोर्ट और वहाँ से प्राइस बढ़ेगी। तो एवरेज के पास प्राइस का बिहेवियर किस तरीके से होता है, मतलब मैक्सिमम, देखिए मैक्सिमम लोगों को प्राइस अभी महंगा लग रहा है या सस्ता, इस पर डिपेंड करता है कि स्टॉक किधर जाएगी। अगर एवरेज के पास, इसलिए एवरेज के पास प्राइस का बिहेवियर इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हम इसको समझने के लिए बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन पे, जहाँ पे हम लोग मूविंग एवरेज के स्ट्रेटजीज को समझेंगे और हम लोग समझेंगे कि इनको कैसे अपने टेक्निकल एनालिसिस में यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम लोग कुछ और डिस्कशन करें, सबसे पहले आप इस तरह से ट्रेडिंग व्यू पे जाओगे और यहाँ पे जब आप इंडिकेटर्स पे सर्च करोगे तो आप यहाँ पे मूविंग एवरेज सर्च करोगे तो आपको इस तरह से मूविंग एवरेज दिख जाएगा। तो अब मूविंग एवरेज और यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, आगे भी मूविंग एवरेज वेटेड है, फिलहाल हम लोग उसकी डिस्कशन नहीं करेंगे। और जब आप इसे चार्ट पे प्लॉट करोगे तो वो इस तरह से लाइन जैसा दिखेगा। अभी आपको बिल्कुल नहीं डरना है, बस आप देखिए कि किस तरीके से दिखता है। जब आप चार्ट पे प्लॉट करोगे तो इस तरीके से कुछ आएगा और ये लाइंस फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, जो कि हम आगे डिस्कशन करेंगे। इसके लिए आपको बेफिक्र रहना है। और चलिए उसके बाद हम 2 कंसेप्ट थ्योरी के और डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, द 2 मूविंग एवरेज विच विल बी टॉकिंग अबाउट आर, हम लोग जिस 2 मूविंग एवरेज की बातें कर रहे होंगे दैट विल बी डेमा, डेली मूविंग एवरेज, सॉरी नॉट डेमा, SMA एंड EMA। ओके, SMA एंड EMA। व्हाट इज SMA? SMA इज द सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज जिसकी हमने अभी डिस्कशन की दैट इज SMA। SMA जैसे मानिए 10, 11, 12, 16, 17 इनका आप एवरेज ले लो तो 7 पीरियड SMA कम्स 15। अब 7 पीरियड क्यों? क्योंकि देखिए इसमें 60 टर्म, 3, 3, 6, एक 60 टर्म का एवरेज लिया गया। तो जब भी आप एवरेज कैलकुलेट करते हो इट्स कैलकुलेटेड ओवर गिवन सम टाइम, किसी टाइम के ऊपर हम एवरेज की कैलकुलेशन करते हैं। जैसे अब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज 20 डे SMA, व्हाट डू यू मीन बाय 20 डे SMA, तो आपका जवाब क्या होगा? अगर आपको अभी कोई क्लू नहीं मिल रहा तो आप यहाँ से सोचिए, ये था हमारा 7 डे SMA, ये था हमारा 7 डे SMA। 7 डे SMA मतलब जब हमने 7 दिन के ऊपर एवरेज कैलकुलेशन की। उसी तरह अगर हमसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय 20 डे SMA मतलब हम 20 दिन की एवरेज निकाल रहे हैं। अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज 50 SMA मतलब हम 50 दिन का एवरेज निकाल रहे हैं। अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज 200 SMA हम लोग 200 दिन का SMA निकाल रहे हैं। इसी तरीके से दूसरा कंसेप्ट होता है EMA। EMA मीन्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है? देखिए जैसा सिंपल मूविंग एवरेज था उसी तरीके का होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बस इसमें बेसिक एक डिफरेंस ये होता है कि इसमें लेटेस्ट प्राइस चेंज को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जैसे मानिए हमारे नंबर्स थे 1, 2, 3, हमने क्या किया था कि बेसिकली बस इनको जोड़ करके इनका एवरेज निकाल लिया था, डेट वाज SMA। लेकिन जब हम एवरेज के कैलकुलेशन में 3 को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे क्योंकि ये रिसेंट है, हमें रिसेंट प्राइस से ज़्यादा मतलब है, देन इट इज़ नोन एज EMA। खैर आपको थ्योरी से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, बस आप ऊपर समझ लो, फिर हम स्ट्रेटजीज की बात करेंगे। तो ये था हमारा EMA, हमारे 2 मेन मूविंग एवरेज जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। और देखिए मैंने चार्ट के ऊपर कुछ एक निफ्टी के ऊपर EMA 20 प्लॉट कर रखा है और देखिए कितना शानदार ये रेजिस्ट सपोर्ट की तरह यहाँ काम कर रहा है और यहाँ पर भी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो मेन यूज, अब हमारा स्ट्रेटजी नंबर 1 इट इज़ दैट मूविंग एवरेजेस एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप इस बात को मार्क कर लीजिए
क्योंकि देखिए जो हमारा मेन टॉपिक था मूविंग एवरेज एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हम लोग अब वहाँ पर आ गए हैं। तो मूविंग एवरेज एक्ट एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दैट इज द स्ट्रेटजी नंबर 1। मूविंग एवरेज, मैं लिख देता हूँ मूविंग एवरेज एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसी के लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था जिसका मैं फिर से एक बार इंट्रोडक्शन कर दूं। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया था ताकि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कंसेप्ट क्लियर हो, इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो चलिए हम लोग चार्ट पे चलते हैं और हम लोग मूविंग एवरेज कुछ 2-3 मूविंग एवरेज मैं आपके लिए ले लेता हूँ। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि विच मूविंग एवरेज टू सेलेक्ट। अब अक्सर आपने चुना होगा कि देखिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सेटिंग्स दिखा दूं। यहाँ पर देखो तो लेंथ इज अ नंबर ऑफ डे जिनके आप मूविंग एवरेज निकालना चाहोगे। तो अब आप कहोगे सर मैं मूविंग एवरेज 1 दिन का ले सकता हूँ, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, आप जो चाहो ले सकते हो। लेकिन कुछ पॉपुलर मूविंग एवरेज है, मैं आपके सामने उनका जिक्र करता हूँ। एक लेंथ है 13, एक लेंथ है 20। मैं आपके सामने कुछ पॉपुलर्स बता रहा हूँ, इनमें से थोड़े से चेंजेज कर सकते हो। एक लेंथ है 50, एक लेंथ है 100। मैं आपके सामने सारी सेटिंग्स चेंज ताकि आप भी इस तरह के सेटिंग्स कर सको। फिर लेंथ है 150 और एक बहुत इंपॉर्टेंट लेंथ है दैट इज 200। आपको चार्ट देख के अभी बिल्कुल भी नहीं डरना। मैं लीजिए आपके लिए प्राइस चार्ट ही म्यूट कर देता हूँ। आपको चार्ट पे जो दिख रहा है दैट इज ओनली एंड ओनली मूविंग एवरेज। ये सिर्फ मूविंग एवरेज है। और मूविंग एवरेज देखते के साथ आप ये चाहो तो इन सारों को नोट्स कर लो, फिर मैं भी बताऊँगा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज कौन है। लेकिन जब भी आपको मूविंग एवरेज देखना है तो आपको सबसे ज़्यादा बस एक ही कंसेप्ट याद रखना है, मूविंग एवरेज एक्ट एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसके अलावा तो आपको दिमाग में कुछ रखना ही नहीं है। पहली बात, ये हमारा पहला स्ट्रैटेजी है, मूविंग एवरेज एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो देखिए ये हमारे डिफरेंट मूविंग एवरेज। और मैं आपको अब मैं अगर आपके सामने प्राइस चार्ट प्लॉट करूँ तो देखिए मैं कुछ मूविंग एवरेज को म्यूट कर देता हूँ। ओके, अब देखिए अब आपको यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखेंगी। चलिए मैं एक और मूविंग एवरेज म्यूट कर देता हूँ। देखिए ये मूविंग एवरेज यहाँ पर देखिए दिस पॉइंट, और आपको मैं कहाँ दिखाऊँ, चलिए और चार्ट को पीछे ले चलते हैं। चलिए देखिए दिस पॉइंट, ओके दिस पॉइंट, अब बस देखते जाइए। तो देखिए किस तरह से ये मूविंग एवरेज एक बेहतरीन सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। तो मूविंग एवरेज का मेन काम यही है, दे एक्ट एज अ मेजर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अब आपको मूविंग एवरेज का मेन यूज समझ आ गया होगा, दे एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अब आप पूछोगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का क्या काम होता है, तो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि मैंने उसके लिए अलग वीडियो बना दी और मैं उसके बारे में इस वीडियो में भी 2 बार बोल चुका हूँ। तो मूविंग एवरेज एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। व्हाट आर मेजर मूविंग एवरेज? मेजर मूविंग एवरेज क्या क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। मेजर मूविंग एवरेज आर 20, 50, 100, 150 एंड 200। ये मेजर मूविंग एवरेजेज हैं। मतलब आपको ये 3-4 अपने चार्ट्स पे रखने हैं, लेकिन आप इनमें से छोटे छोटे वेरिएशंस कर सकते हो। जैसे कई लोग 20 की जगह 21 यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि 21 फिबोनाची नंबर है। फिबोनाची नंबर क्या होते हैं ये मैं आपसे कभी और डिस्कशन बाद में करूँगा। 50 की जगह लोग 55 या फिर 40 मूविंग एवरेज भी यूज होता है। 100 की जगह लोग 189, 110। लेकिन आपको इन वेरिएशंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आप चाहो तो यूज कर सकते हो, लेकिन 20, 50, 100, 150 एंड 200 दीज आर द मूविंग एवरेजेस जनरली यूज्ड। और आपको इस तरह से आप चार्ट पे इनको चेंजेस कर सकते हो। तो चूँकि मैंने आपको इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस बता दिए तो मैं 13 फिलहाल डिलीट कर देता हूँ, 100 भी डिलीट कर ही देता हूँ, 100, क्योंकि चार्ट्स पे ज़्यादा मूविंग एवरेज दिखेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहला कंसेप्ट ये है कि मूविंग एवरेज, अब आप नोटबुक खोल लो, आप नोट कर लो, आपको जो करना है करो। लेकिन अब मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। मूविंग एवरेज एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, हाइयर द टाइम फ्रेम, जैसे मैं अभी डेली देख रहा हूँ, वीकली पे अगर चला जाऊँ तो हाइयर द टाइम फ्रेम, हाइयर द इम्पोर्टेंस ऑफ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। देखिए मैं जितनी हाइयर टाइम फ्रेम पे जाऊँगा उनके सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा। ये आपने दूसरा पॉइंट नोट कर लिया। तीसरा पॉइंट, मैं जितना हाइयर मूविंग एवरेज पे जाऊंगा, जैसे मैं 50 की जगह
अगर 20 पे चला जाऊं, मतलब मैं जितना लोअर जाऊं उनका सॉरी अगेन, मैं जितना लोअर मूविंग एवरेज पे जाऊं उनका उतना कम वेटेज। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि EM मूविंग एवरेज 20 ज़्यादा बढ़िया रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा 50, तो अगर दोनों पास में है तो 50 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। और वहीं पे अगर किसी पॉइंट पे आपको 20-50 दोनों एक जगह दिख जाए, देन वो एरिया काफ़ी शानदार रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ आओगे। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, थोड़ी डिटेल में होगी और आपको मैं इस तरह से समझाऊंगा जैसा आपने कहीं नहीं समझा होगा। तो देखिए, सबसे पहले मूवी अगर हाइयर टाइम फ्रेम में जाएंगे, जैसे मानिए 15 मिनट से ज़्यादा अच्छा 1 आवर पे काम करेगा, 1 आवर से ज़्यादा बढ़िया डेली पे, डेली से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वीकली पे, वीकली से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मंथली पे। उसी तरह 20 से ज़्यादा वेटेज 50 का, 50 से ज़्यादा 200 का, इस तरह से आप वेटेज दे सकते हो। तो ये था हमारा पहला स्ट्रेटेजी, दैट moving average act as a support and resistance and higher weightage should be given to the higher time frame or higher value of moving average। अब स्ट्रेटजी नंबर 2, स्ट्रेटजी नंबर 1 थी कि दे एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। स्ट्रेटजी नंबर 2 इज द ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी नंबर 2 इज द ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। व्हाट इज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी? व्हाट इज ब्रेकआउट? अब ब्रेकआउट क्या होता है? मैंने आपसे कहा था कि जब किसी रेसिस्टेंस के ऊपर प्राइस निकले देन इट इज़ नोन एज ब्रेकआउट। ये मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था, इसलिए मैं कहा था 90% ऑफ टेक्निकल एनालिसिस यहीं पे ख़त्म होती है। इसके बाद हम जितने डिस्कशंस करेंगे सब इसी पे बेस्ड होंगे। तो सेकेंड स्ट्रेटजी ब्रेकआउट स्ट्रेटजी और ब्रेकडाउन स्ट्रेटजी। ब्रेकडाउन का भी हमने डिस्कशन पिछले वीडियो में किया था, शायद आई बटन में वो आ रहा होगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो वो सेकेंड इज ब्रेकडाउन स्ट्रेटजी। तो व्हाट इज ब्रेकआउट? अगर प्राइस रेसिस्टेंस के ऊपर निकले देन इट इज़ नोन एज ब्रेकआउट। अगर प्राइस सपोर्ट के नीचे जाए देन इट इज़ ब्रेकडाउन। अब रेसिस्टेंस हमारा क्या है? मूविंग एवरेज। व्हाट इज रेसिस्टेंस? रेसिस्टेंस हमारा है मूविंग एवरेज। तो देखिए कैसे मैंने सारे कंसेप्ट को मिक्स कर दिया, रेसिस्टेंस से मूविंग एवरेज। हमारा सपोर्ट भी क्या है? मूविंग एवरेज। इसलिए मूविंग एवरेज का इतना शानदार यूज होता है क्योंकि एट द सेम टाइम इट एक्ट एज ए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अब चलिए मैं आपको इस स्ट्रेटजी का कमाल दिखाता हूँ। और इस स्ट्रेटजी में जो सबसे शानदार सबसे ज़्यादा यूज होता है दैट इज़ 200। ऐसा माना जाता है कि जब तक स्टॉक प्राइस 200 वाले मूविंग एवरेज के नीचे है ऑन डेली, ज़्यादा ये डेली टाइम फ्रेम में, क्योंकि वीकली या मंथली में 200 डे इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग। चलिए मैं दूसरा स्टॉक ले लेता हूँ क्योंकि SCL टेक थोड़ी सी नई लिस्टिंग है, शायद रिलायंस इंडस्ट्रीज ले लेता हूँ। 200 डे इज़ अ वेरी वेरी लार्ज। तो जब तक स्टॉक प्राइस 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे रह रहा है तब तक हम उसे मानते हैं कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। और जिस दिन स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया तो उस दिन हम मानते हैं कि स्टॉक अप ट्रेंड में आ गया। दैट्स वाई द स्टॉक में 200 दिन का मूविंग एवरेज का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 200 दिन का मूविंग एवरेज कैसे एक वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। चलिए देखिए, चार्ट पे मैंने 200 मूविंग एवरेज प्लॉट कर दिया है। अब देखिए, मैं जैसे चार्ट को देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि मूविंग एवरेज एक्ट एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद एक स्ट्रेटजी आपको बताई ब्रेकआउट की। अब देखिए इस रीजन पे यहाँ पे ब्रेकआउट आपको होता हुआ दिख रहा है। और देखिए इसके बाद क्या हुआ, आप खुद देखिए ब्रेकआउट के बाद स्टॉक प्राइस ऊपर गई। जो स्टॉक कभी 500 का हुआ करता था वो ऊपर जाके 540 तक गई, तो ऑलमोस्ट 10%। और इसके बाद जो हुआ वो भी आपको समझना बेहद ज़रूरी है क्योंकि उसके बाद जो हुआ दैट वाज पुल बैक। और पुल बैक के बाद ऊपर, मैंने आपके साथ पुल बैक का कंसेप्ट भी डिस्कस किया पिछले वीडियो में। पिछले वीडियो का बार बार जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो 90% ऑफ टेक्निकल एनालिसिस उसी वीडियो में ख़त्म हो गई है। आने वाले जितने भी कंसेप्ट है उससे मैं मिक्स करके बताऊँगा क्योंकि उस एक वीडियो में मैंने टेक्निकल एनालिसिस का निचोड़ डाल दिया है। तो ये देखिए इसके बाद पुल बैक हुआ फिर ऊपर। तो इस तरह से 20 डेमा ने सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम किया। और ब्रेकआउट ट्रेडिंग अगर आप यहाँ पे लेते या पुल बैक पे लेते और 500 के बाद देखिए स्टॉक ने क्या शानदार अप मूव दिखाई। तो 200 सॉरी अगेन, एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल। और फिर से देखिए कितने बेहतरीन तरीके से इसने रेसिस्टेंस की तरह काम किया है। देखिए तो क्या शानदार रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है हमारा 200 मूविंग एवरेज। तो इस तरह से मूविंग एवरेज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं और इसमें आप बिल्कुल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हो जब इसमें ब्रेकआउट हो। ब्रेकआउट का मतलब जब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर निकले, नीचे से ऊपर निकले, देन इट इज़ नोन एज ब्रेकआउट और उसको बाय सिग्नल मानते हैं। और जब इसको प्राइस नीचे की ओर तोड़ दे देन इसको हम लोग सेल सिग्नल मानते हैं। चलिए चार्ट के ऊपर थोड़ी सी और नज़र दौड़ाते हैं ताकि आपका भरोसा
इस पे बना रहे। देखिए यहाँ पे हमें ब्रेक डाउन मिला और इसके बाद देखिए हमें नीचे की ओर मूवमेंट मिली, तो ये हमारा होता ब्रेक डाउन ट्रेडिंग। फिर उसके बाद देखिए कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ पे आप सपोर्ट की तरफ लेते तो यहाँ पे आप बाई कर सकते थे अराउंड 1350 एंड फिर अब 1400-1500। और यहाँ पे देखिए जब ब्रेक डाउन हुआ इसका तो कितनी बड़ी नीचे की ओर सेलिंग मिली, तो ब्रेक डाउन पे आपको निकल जाना था। ये मैंने आपके साथ डिस्कशन कर लिया था पिछले वीडियो में। ये वापस से थोड़ी सी और चार्ट को पीछे ले चलते हैं ताकि बस आपका भरोसा, अभी भी देखिए ये इसी तरीके से आप 20 और 50 मूविंग एवरेज का भी यूज कर सकते हैं। ये लोग भी काफ़ी शानदार मूविंग एवरेज की तरह काम आते हैं। मेरी तो आपसे सजेशन रहेगी कि आप चार्ट पे 20, 50 और 200 प्लॉट करके रखो और आपको खुद ब खुद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ आने लगेंगे। देखिए कितनी शानदार तरीके से इसने एज अ सपोर्ट काम किया है इस प्राइस के लिए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो इस तरह से मूविंग एवरेज एक्ट्स एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और सपोर्ट रेजिस्टेंस के जितने ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हो, चाहे वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग हो, ब्रेकडाउन ट्रेडिंग हो, पुल बैक ट्रेडिंग हो, मैंने सब आपके साथ डिस्कशंस किए हैं। ये उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा कि इसमें आखिर चल क्या रहा है और हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का आपने पिछला वीडियो देख रखा हो। तो देखिए इस तरह से एक बार मैं चार्ट को थोड़े से लोअर टाइम फ्रेम में भी एक बार दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपका भरोसा बन जाए। देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि जितना आप चार्ट को लोअर करोगे आपकी थोड़ी सी परेशानी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर भी कंसेप्ट सेम रहते हैं क्योंकि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए कितनी शानदार तरीके से इसने एक्ट एज अ रेसिस्टेंस किया है। तो इस तरह से मूविंग एवरेज एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। और सपोर्ट रेजिस्टेंस के सारे स्ट्रेटजी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए पिछले वीडियोज़ वहाँ पे अप्लाई होते हैं। अब मैं आपको स्ट्रेटजी नंबर 3 बताता हूँ। देखिए अब तक मैंने आपके साथ 2 स्ट्रेटजी शेयर कर दी। पहला हाउ दे एक्ट एज ए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। दूसरी नंबर इसमें हम लोग सारी ब्रेकआउट ट्रेडिंग करेंगे। अब ब्रेकआउट किसे कहते हैं, ब्रेकआउट ट्रेडिंग करेंगे या फिर ब्रेकडाउन ट्रेडिंग करेंगे। व्हाट इज ब्रेकआउट, जब प्राइस इस मूविंग एवरेज के ऊपर निकल के टिके, जब प्राइस इस मूविंग एवरेज के ऊपर निकल के टिके देन इट इज़ नोन एज ब्रेकआउट। जैसे मानिए प्राइस में रेसिस्टेंस में क्या होता था, यहाँ पे होती थी हमारी रेसिस्टेंस, प्राइस इसके ऊपर ऐसे निकलती थी, फिर हम लोग करते थे उसको ब्रेकआउट। अब हमारा रेसिस्टेंस क्या, अब हमारा रेसिस्टेंस ही हमारा मूविंग एवरेज है। तो जब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर जाके टिकेगी तब हम लोग उसको कहेंगे ब्रेकआउट और तब हम उसको बाय कंडीशन मानेंगे। और वहीं जब प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे जाके क्लोज हो तब हम उसको सेल सिग्नल मानेंगे। अब हमारा तीसरा स्ट्रेटजी सुनिए मूविंग एवरेज का। जब भी कोई छोटे टर्म का मूविंग एवरेज बड़े टर्म के मूविंग एवरेज को, जैसे मानिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यह है हमारा छोटा टर्म का मूविंग एवरेज। मान लीजिए हमारा मूविंग एवरेज 20 है। जब हमारे छोटा टर्म का मूविंग एवरेज हमारे बड़े टर्म के मूविंग एवरेज, हमारा बड़ा मान लीजिए हमारा 50 हो, तो जब हमारा छोटा टर्म का मूविंग एवरेज हमारे बड़े टर्म के मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काटे, देखिए मतलब छोटा बड़े से जब आगे निकल जाए, हमारा पीढ़ी का विकास करता है। जब हमारा छोटा क्या, हमारा युवा और ये हमारे बुजुर्ग, जब हमारे युवा की उपलब्धियां हमारे अतीत, हमारे वर्तमान, हमारे भविष्य की उपलब्धियां हमारे अतीत से अधिक हों तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो उसी तरीके से जब हमारा छोटा मूविंग एवरेज हमारे बड़े मूविंग एवरेज को ऊपर की ओर, आगे की ओर क्रॉस करता है, दैट इट इज़ गुड सिग्नल एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज अ बाय सिग्नल। तब हम लोग मानते हैं स्टॉक में बढ़ोतरी होगी और हम लोग आगे खरीद सकते हैं। फिर एक कंसेप्ट याद कीजिए, मूविंग एवरेज का टाइम जितना बड़ा उसकी उतनी इंपॉर्टेंस। मतलब अगर यही काम 50 मूविंग एवरेज हमारे 200 मूविंग एवरेज के साथ करें, मतलब हमारा 50 का मूविंग एवरेज 200 की ऊपर की ओर काटे तो हम इसको और बड़ा बाय सिग्नल मानेंगे। तो हमने बाय सिग्नल क्या सीखा कि जब हमारा मूविंग एवरेज, हमारा कोई मूविंग एवरेज छोटा पीरियड का मूविंग एवरेज लाइक MA20 और MA50 हमारे बड़े टर्म के मूविंग एवरेज लाइक 100 या 200 को ऊपर की ओर से क्रॉस करे, देन इट इज़ कंसिडर्ड एज अ बाय सिग्नल। इसी के जैसा होगा सेल सिग्नल। अब सेल सिग्नल इसका जस्ट उल्टा होगा। अब बताइए देश का पतन कब होगा, जब हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य का उपलब्धियां हमारे अतीत से कम होंगी। मतलब हमारा मान लीजिए हमारा 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है और अब मैं इस थोड़े से अलग कलर से ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, और जब हमारा 20 पीरियड का मूविंग एवरेज का नीचे की ओर क्रॉस कर दे, ओके,
मतलब हमारा छोटा, हमारा युवा जब हमारे बुजुर्ग से उसकी कम मेहनत करे, उसकी कम उपलब्धियाँ हो, तो हमारे देश का पतन होना तय है। तो उसी तरीके से जब स्टॉक में इस तरह का क्रॉसओवर हो जाए, देन इट इज नोन एज डेथ क्रॉस, तब इसको कहते हैं डेथ क्रॉस। और जब हमारा छोटा हमारे बड़े को क्रॉस करे, देन इट इज नोन एज गोल्डन क्रॉस, तब हमारे देश का स्वर्णिम युग आएगा। और जब ऐसा होगा तो हमारे देश का मृत्यु हो जाएगी, हमारे देश की, देन इट इज नोन एज डेथ क्रॉस। तो जब भी ऐसा हो कि छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज को नीचे की ओर से क्रॉस करे, देन इट इज नोन एज सेल सिग्नल। और जब हमारा 20, देन इट इज नोन एज बाय सिग्नल। मैं आपको एक बार बता दूं कि आपको इन सेल और बाय सिग्नल को आंख मूंद के भरोसा नहीं करना। इसके बाद आपको टेक्निकल एनालिसिस करनी है, प्राइस एक्शन एनालिसिस करनी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस एनालाइज करना है, ब्रेकआउट एनालाइज करना है, सब एनालाइज करना है आपको प्राइस एक्शन को, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई। चलिए अब मैं आपके साथ 20 क्रॉसओवर 50 का स्ट्रैटेजी आप लोग के सामने शेयर करता हूँ। देखिए, इससे पहले आप एक कंसेप्ट याद कर लीजिए कि हाइयर द टाइम फ्रेम मोर द इम्पोर्टेंस। मतलब अगर ये क्रॉसओवर आवरली टाइम फ्रेम में हो रही है और डेली टाइम फ्रेम में हो रही है, तब डेली टाइम फ्रेम के क्रॉसओवर को हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। तो चलिए हम लोग टाइम फ्रेम को डेली कर लेते हैं और देखते हैं डेली में ये क्रॉसओवर कब हुआ था। तो देखिए, डेली में हमारा क्रॉसओवर यहाँ पर हुआ था, देख लीजिए आप लोग। और ये क्रॉसओवर हुआ था 1242 के बाद। उसके बाद देखिए स्टॉक में कितनी शानदार अप मूव हुई और फिर इसमें हमें सेल सिग्नल मिला यहाँ पे। मतलब हमने अगर सिर्फ इस बेसिस पे लगाया होता, अपना इस बेसिस पे एनालाइज किया होता स्टॉक को, तो हमने स्टॉक को बाय किया होता है अराउंड 1250 और हमने स्टॉक को सेल किया होता 2180 पे, तो ऑलमोस्ट हमारा पैसा डबल हो रहा था। इसके साथ अगर हम लोग एक और एनालिसिस कर सकते थे, क्योंकि देखिए मैंने आपको एनालिसिस भी सिखाया है। तो अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते, तो देखिए यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट था। तो इस तरह से आप इसमें मल्टीपल सिग्नल्स के साथ आप बाय कर सकते थे। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे छोटा सा पुल बैक देखने को मिला, उसके बाद स्टॉक ने अप मूव दिखाई। तो ये था हमारा 20 क्रॉस 50। तो क्या ये सिर्फ एक बार हुआ है? नहीं, ये बार बार हुआ है। आप इसे चेक तो कीजिए। देखिए यहाँ पर भी हमें वैसा ही सिग्नल मिला, हमें ये सिग्नल मिला 1215 के आसपास और हमें फिर सेल सिग्नल मिला 1500 के आसपास। लेकिन कुछ टाइम्स में ये फेल हो जाता है। देखिए जैसे मानिए ये रीजन था, इसमें ये मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स फेल हो गए। तो आपको इसके लिए क्या करना है, इसी चीज़ से बचाने के लिए मैंने आपको ट्रेंड लाइन सिखाई थी, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखाया था। देखिए ये ट्रेंड लाइन थी, जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटे हमें नहीं लेना है। तो देखिए आपको क्रॉसओवर्स चुनने हैं, उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है और फिर वहाँ पे ब्रेकआउट का भी आपको इंतज़ार करना है। तो देखिए फिर चलिए थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, देखते हैं ऐसा और क्रॉसओवर कब हुआ। देखिए ऐसा क्रॉसओवर फिर हुआ था यहाँ पे 1107 के आसपास और फिर हमने 1380 तक के बाय बनाए। तो क्या ये सिर्फ रिलायंस में नहीं हो रहा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि ये सिर्फ रिलायंस में हो रहा है। चलिए मैं आपके साथ आज कौन सा स्टॉक शेयर कर दूं। चलिए HCL टेक की कर देता हूं, जिसके साथ हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी। देखिए इस पर मैंने 2050 एज यूजुअल प्लॉटेड किया। अब देखिए आप इसमें क्रॉसओवर यहाँ पे हुआ 490 पे और देखिए स्टॉक ने 906 का हाई बनाया। तो ये हमारा एक स्ट्रैटेजी है 2050। इसी तरह से आप स्ट्रैटेजी को चेंज करके 200 और 550 एंड 200 भी कर सकते हैं। और देखिए इसमें थोड़ी सी लेट हुई है, आप जितना टाइम बढ़ाओगे थोड़ा लेट होगा, लेकिन उतना बढ़िया आपको मूव मिलेगा। तो देखिए उसमें क्रॉसओवर 546 पे हुआ, फिर स्टॉक ने यहाँ हाई बनाया, देख लीजिए आप। इस तरह से जब भी आपको इस तरह से, इसको कहते हैं पॉजिटिव क्रॉसओवर। तो जब भी आपको मूविंग एवरेज का पॉजिटिव क्रॉसओवर मिले, उस पर आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके उस पर एनालाइज करके आपको कर लेना है। तो ये अब मैंने आपके साथ 3 स्ट्रेटजीज मूविंग एवरेज पर शेयर कर दी। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आपको याद बस 3 चीज़ रखना है। क्या कि मूविंग एवरेज एक्ट एज ए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के सारे कंसेप्ट जो हमने पहले सीखे, इन पर वो लागू होते हैं। तो मूविंग एवरेज एक्ट एज ए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। सेकंड, हमने इसमें सारे पुल बैक ब्रेकआउट ट्रेडिंग सीखा, लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों ने एक चीज़ और सीखा कि हमें पुल बैक या ब्रेकआउट ट्रेडिंग के साथ साथ हमें टेक्निकल एनालिसिस जो हमने बेसिक सीखा था, प्राइस एक्शन एनालिसिस, हमें उसका भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ करने हैं और उसके ब्रेकआउट्स का हमें इंतज़ार करना है। देखिए एक बार प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर निकली और फिर वो रेसिस्टेंस सपोर्ट को तोड़े तो मज़ा आ जाए। और तीसरा हमने सीखा क्रॉसओवर्स में हमने सीखा जब कोई छोटा मूविंग एवरेज लाइक 20-50 को या 52 को 200 को ऊपर की ओर क्रॉस करे, देन इट इज़ बाय सिग्नल। और वहीं पे जब कोई छोटा मूविंग एवरेज
किसी बड़े मूविंग एवरेज को नीचे की ओर से क्रॉस कर देन इट इज सेल सिग्नल, और हमें सेल भी तब करना है जब कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटे। तो चलिए अब आपके साथ एक स्टॉक एनालाइज करता हूँ। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन थोड़ा सा और लंबा टिक आपको सारी एनालिसिस समझ में आने लगेगी। मैंने आपके सामने ये लालपैथ लैब का चार्ट खोल लिया। मैं आपके सामने डिफरेंट स्टॉक डिस्कस करता हूँ ताकि आपको ये न लगे कि ये कंसेप्ट्स सिर्फ एक स्टॉक पे लागू हो रहे होते हैं। देखिए अब मैं जैसे लालपैथ लैब को आपके लिए, चलिए छोटा सा मैं क्या करता हूँ, एक बार के लिए इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपके साथ कुछ और लाइन चार्ट में मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप मूविंग एवरेजेज में कन्फ्यूज़ हो सकते हो। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप लाइन चार्ट में एक बार कर सकते हो, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए आप इस तरह से ट्रेंड लाइंस का सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर ड्रॉ कर सकते थे, और एक बार आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ हो जाए तो आप एक बार वापस से अपने कैंडल स्टिक चार्ट पे आ सकते हो, क्योंकि आपको थोड़ी सी देखिए यहाँ पे जब इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद यहाँ पे मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम कर लूँ। यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेज का बढ़िया सा क्रॉसओवर भी होता हुआ मिला। तो देखिए ब्रेकआउट, मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर, और ये क्रॉसओवर हुआ 1122 के आसपास, और स्टॉक ने फिर 1800 तक का है बनाया। तो जब भी एक अच्छा अपट्रेंड आने वाला हो, स्टॉक अच्छा मूव करने वाला हो, तो ये क्रॉसओवर जरूर होता है, बिल्कुल होता है। आप इसे याद कर लीजिए, इस क्रॉसओवर को होना ही होना है किसी स्टॉक में। तो जब भी उसको अपट्रेंड जाना है तो 20 मस्ट क्रॉस ओवर 50, लेकिन आपको बाय कब तब करना है जब ये रेजिस्टेंस टूटे, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे देखिए इस पीरियड में ये क्रॉसओवर तो दे रहा था पर इसमें अपमूव नहीं आ रही थी। क्यों अपमूव इसमें क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि ये इस रेजिस्टेंस जोन को नहीं तोड़ पा रहा था। तो इस तरह से आपको ब्रेकआउट प्रॉपर रेजिस्टेंस का भी इंतजार करना है। तो ये था हमारा लालपैथ लैब। चलिए इसी चार्ट में थोड़ा सा और पीछे जाके देखते हैं कि क्या इसमें और कभी ऐसा हमें देखने को मिला। चलिए देखते हैं कब हमें ऐसा देखने को मिला होगा। लगता है यहाँ पे देखिए, अब देखिए आप खुद देखिए यहाँ पे हमें डेथ क्रॉस ओवर, डेथ क्रॉस क्यों कि देखिए नीचे की ओर क्रॉस किया, और डेथ क्रॉस जब हुआ तो देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन भी टूटी। तो जब यहाँ पे ट्रेंड लाइन टूटी, यहाँ पे डेथ क्रॉस हुआ, तो देखिए स्टॉक ने 1060 पे हमें निकल जाने को कहा और स्टॉक ने 730 तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये था हमारा मूविंग एवरेज के कंसेप्ट। इसमें उम्मीद है आपको तीनों कंसेप्ट समझ आए होंगे। ये वाला वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपर्ट या प्रो लेवल का हो गया हमारे इस वीडियो के मुकाबले, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा था इस कंसेप्ट्स के बेसिस पर वो अपना पिलर्स वो हमने बिल्डिंग्स बना रहे हैं। इस बिल्डिंग्स बनाने में ये हमारा दूसरा स्टेप था। अब हम अगले बिल्डिंग्स में हम वॉल्यूम्स की डिस्कशन करेंगे, हम वॉल्यूम्स डिस्कस करेंगे, फिर हम RSI डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद हमें कैंडल स्टिक डिस्कस करना है। तो आप इस सीरीज़ के साथ स्टिक कीजिए, काफ़ी आसान भाषा में। फिर मैं कह रहा हूँ कि आप जो वीडियो जिस सीक्वेंस में आ रहे हैं उसको ज़रूर देखिए, उसी की बेसिस पे, बस इन 4-5 वीडियोज़ की बेसिस पे मैं आपको सारे कंसेप्ट समझा दूंगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, और कमेंट कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। हैव अ ग्रेट लर्निंग जर्नी अहेड। बाय।